कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हो रहा है ना, ओके नो इशू, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। एनीवेज, तो मैं ये बता रहा था आज हम इस चैप्टर के ऐसे हिस्से को सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा अटकते भी है। दिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट दैट स्टूडेंट, मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल होता है, इसको ऐसे डील करे। गेस कर सकते क्या है ये? बस ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिनियर, मतलब अभी हम चैप्टर के एंड में है, वी आर इन द ऑलमोस्ट द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ, और बहुत ही जल्द इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और एक दो लेक्चर्स के बाद लगभग देखते देखते एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर चैप्टर डेज भी आ जाएगी। एनीवेज, एक डाउट है कल के लेक्चर का, तो इसका पहले डाउट ले लेते हैं, चलो डाउट ले, फिर उसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। बताओ क्या डाउट है बेटा? क्या क्या? 3x माइनस y प्लस 7 अपॉन, अच्छा ऐसे बोल, इज इक्वल टू, ओके, सेकेंड इक्वेशन 2y प्लस x प्लस 11 x प्लस 11 अपॉन 7 ऐसे बोला कर, फर्क पड़ता है ना, एक लाइन में लिखना पड़ता है ना, इसकी वजह से, इज इक्वल टू 10। इजी? क्या इजी? बहुत इजी है, ठीक है, इजी नहीं बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा इसको? दोनों ही इक्वेशन को हर बार की तरह सबसे पहले क्या करेंगे? आवाज नहीं है, क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x माइनस y प्लस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। कोई भी बच्चा कभी भी सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेंज करे तो बाद में नंबरिंग करेगा, ऐसे चलेगा नहीं, उसको पहले पहचान देना जरूरी है। उसको पहचान कहां से मिलती है? इक्वेशन को नंबर करने से। अब इसको पहचान मिल गई कि बाबा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, उसको पहचान देना पहले जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेंगे फिर, ठीक है। फिर चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसको आधा करो, उसका डबल करो, जा कुछ भी कर ले, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2y बोलो, ये भी 10 है। अच्छा सर, मेरे को ऐसे लग रहा है कि पहले तो ये ठीक से अरेंज ही नहीं करे, है ना। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो x वाली टर्म हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं, y वाली टर्म हमेशा बाद में लिखते हैं, और दूसरा हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि x के नीचे मैं x की टर्म को लिखूं और y के नीचे मैं y की टर्म को लिखूं। तो ये वाला शफलिंग का पार्ट है, ये अपन इक्वेशन नंबर लिखने से पहले कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्योंकि देखो, याद करो मैंने स्टेप्स पढ़ाई तब आपको क्या बोला था पिछले लेक्चर में, एकदम पहले दूसरे लेक्चर में क्या बोला था, 19-20 मार्च के दिन आपको ये बोला था कि जब भी अपन इक्वेशन लिखने जाएंगे, नंबरिंग करेंगे, तो उसी समय साथ में उसको उसके जनरल फॉर्म में भी अरेंज करेंगे। और हमारा जनरल फॉर्म याद करो जरा, बोलो क्या है? कोई बात, लेकिन हम लोग जो फॉर्म यूज करते हैं वो क्या है? इज इक्वल टू सी वाला। सी को अपन राइट हैंड साइड में लेके चल जाते हैं ना। हाँ बोल। सॉल्विंग के लिए हाँ हाँ, हम इज इक्वल टू सी यूज करते हैं ना। यस, क्लियर है ना, मालूम है सबको। तो अब इसको मैं थोड़ा सीधा करने के लिए क्या कर लेता हूं, कम्यूटेटिव। इस वाले पार्ट को यहां पे लिख देता हूं, y वाले पार्ट को y के नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। चलो क्या था फिर, ये है x प्लस 11 अपॉन 7, और ये है प्लस रहेगा ना बेटा, प्लस ये ना, हाँ ये रहेगा 2y। अब ठीक लग रहा है। अब भले ही पेचीदा लगने दो, लेकिन भाई इतना तो हो गया कि x के नीचे x की टर्म है, y के नीचे इतना फॉर्मेट होना चाहिए कि ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, इतना फॉर्मेट में होना जरूरी है। अब अगला काम अपन देख लेंगे क्या करने का, उसकी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ऐसे लग रहा है दोनों ही इक्वेशन में सीधा एक काम कर देते, 7 से मल्टीप्लाई कर देते, चलेगा? सर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बेटा अगर मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो इसका नंबर बदलेगा, बदलने दो। लेकिन इस वाले टर्म को पूरे को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 कट जाएगा और मेरा डिनोमिनेटर हट जाएगा। बराबर बात है कि नहीं है?
क्या उसी 7 से इक्वेशन 2 के भी इस डिनोमिनेटर को हटाया जा सकता है? हाँ, तो सीधा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 बाय हैंडराइटिंग को इग्नोर करो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 and 2 बाय 7। चलो मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट बोला आपने, क्या मिलेगा? 7 3 जा 21x माइनस ये 7 और इस पूरे टर्म को 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 मर जाएगा, है ना? तो फिर क्या होगा? फिर ये y प्लस 7 बचेगा भाई खाली, ठीक है? बराबर की नहीं है? और एक चीज बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये -7 होगा आगे चल करके, उसका क्या? ये पूरे माइनस साइन इस पूरे टर्म को है ना बेटा, अकेले इस y का थोड़ी ना है, पूरे इस फैमिली का, इस अकेले इस मेंबर का थोड़ी ना, इस फैमिली के, तो सबको बटना जरूरी है। इसलिए आगे अगले स्टेप में ये -y और ये माइनस प्लस -7 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये +7 ही पड़ा रहेगा, इसलिए आपका आंसर गलत आएगा। तो ब्रैकेट का महत्व बहुत है बेटा, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है, समझ आ रही है ना बात आपको? तो आपको समझना चाहिए कि मैं ब्रैकेट कहां पे और कब और किस तरीके से इस्तेमाल करूं, जैसे इस वाले स्टेप में मेरे को इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके, आगे चलेंगे। इज इक्वल टू क्या बोलो? अब इसको नया इक्वेशन, तो नया इक्वेशन नंबर, वेरी गुड, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 जा 70 हो जाएगा, ठीक है? चेक कर रहा था, आपका ध्यान है कि नहीं है? बराबर बात ना? हाँ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, है कि नहीं? अब इसको किया मैंने मल्टीप्लाई, पूरे टर्म को 7 से 7 मर गया, ये बचा x प्लस 11 प्लस है, मरे रहने दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ फर्क पड़ने वाला नहीं है फिलहाल के लिए, प्लस में, ठीक है? माइनस होता तो लगाते अपन तब भी। प्लस क्या है बेटा? 7 2 जा 14y, आगे बोलो इक्वेशन नंबर। अब जो नए इक्वेशन नजर आ रहे, अभी भी मैं इससे सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि अभी भी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, अभी भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और ये सिंप्लीफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, मतलब तरीका मतलब लिखने के तरीका, या तो आप दोनों इक्वेशन के लिखो, बाद में लिख करके और दोनों इक्वेशन बनाओ, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, बच्चे करते। मैं बोलूंगा कि इस वाले इक्वेशन को लिखने से पहले ही इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको नंबर दिया करो। जैसे ये वाला इक्वेशन अपन ने लिखा, तो ये लिखने से पहले ही, मैं चाहता हूं मैं ये दो इक्वेशन बनाने मेरे को मालूम है, लेकिन इस इक्वेशन को नंबर करने से पहले, क्योंकि अपन ने इस इक्वेशन को बनाया, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके इसके जनरल फॉर्म में लिखो, फिर ही इसको नंबर दो। जितने कम इक्वेशन नंबर निकाल पाओगे उतना अच्छा है, एग्जामिनर कम कंफ्यूज होगा, ठीक है? नहीं तो ढूंढता बैठेगा 4 किधर, 6 किधर, 10 किधर, 10 इक्वेशन बना के बैठते बच्चे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। इतनी जरूरत कम कर सकते हो आप लोग ऐसी जगहों पे, ठीक है? इक्वेशन नंबर बढ़ाते बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसको लिखेंगे अच्छे से। अब कैसे? 21x माइनस साइन मैंने बोला अंदर मल्टीप्लाई होगा, -y माइनस प्लस -7 इज इक्वल टू 70। अब क्या होगा सर? 21x माइनस y, -7 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 70 में +7 हो जाएगा, ये बनेगा 21x माइनस y इज इक्वल टू 70। इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर। आ रही है बात समझ? अब इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब अच्छा लग रहा है देख के? हाँ, अब है ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू c। इस फॉर्मेट में अब ये आ गया। अगले इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। अगला इक्वेशन कैसे नजर आएगा? बोलो, इक्वेशन बनना क्या था? 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहले उसको लिख लेते, क्या था? तो ये बनता बस x प्लस 11 प्लस 14y इज इक्वल टू 70। लेकिन मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने का तर्क तय कर लिया, ठीक है? तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं शो क्या करूंगा? मैं पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि मेरे को एक तरफ में क्या चाहिए? x और by, ये दो ही चीजें चाहिए। जो भी c है वो सब मैं कहां पे लेके जाऊंगा? राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो c वाली टर्म यानी कि कांस्टेंट में कहां पे लेके जाऊंगा? राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या नजर आएगा? x प्लस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस 11। सही बात? आ रही बात समझ? इजी? अरे यस और नो? बोलो, x प्लस 14y इज इक्वल टू, हाँ, 59। ये बना इक्वेशन नंबर। अब करो इक्वेशन 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तो आपको
क्या दिखाओ करके बोर्ड पे? पक्का? अब मुश्किल है क्या इक्वेशन, या कर लूँ सॉल्व? चलो सर करके ही दिखा दो। हाँ नहीं नहीं सर करके ही दिखा दो। अरे सर कर ही दो, अरे प्लीज सर। अरे सर नो, पक्का आप करोगे? चलो लिखो फिर, इतना लिख लो और आगे का कंटिन्यू करो। इक्वेशन गलत है ना? पिछले बार भी ऐसे ही कुछ तो हुआ था ना, इक्वेशन गलत दिया था। वो दूसरे का देख के दिया था, इसमें क्या गड़बड़ की? इसमें +2 भी है, ये तो बताया ही नहीं। बोलो किसने बताया मेरे को सवाल? तो फिर अभी देख, या तो गलती हो भैया ने की होगी, या तो गलती तूने की होगी। सबको सबने सेम लिखा है क्या? हाँ तो फिर मतलब वो भैया ने गलती कर दी फिर। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अभी आपको एक चीज बोलूं, अभी आपका जो डेसिमल में आएगा आंसर वो इस इक्वेशन के हिसाब से करेक्ट आएगा। सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट द इक्वेशन हैज बीन चेंज। सो अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर करके आंसर निकाल रहे हो तो देन योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, अगर आप आर.डी. शर्मा के हिसाब से देख रहे हो तो क्योंकि इक्वेशन ही गलत निकाले तो फिर आंसर भी अलग आना ही है, राइट? चलो उसकी बात छोड़ देते हैं फिर। बाकी की ये सब सॉल्व आप लोगों ने जाने से पहले याद से मेरे को टेस्ट पेपर पिछले सबमिट करके जाओ, ठीक है? सिग्नेचर वाले। हाँ चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है, सबको समझ में आएगा। लेकिन सारे अभी अगर मैं रिड्यूसिबल फॉर्म का किसी भी तरह का एग्जाम्पल आपको दे दूं तो आप कर पाओगे आराम से? दे दूं या फिर अभी रहने देते, अभी टेस्ट में ही दे सीधा? हाँ तेरे को नहीं आ रहा बोलना, मतलब तेरे को भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो हाथ निकाल लो उस चीज से, है ना? ठीक है था, चलो मेजॉरिटी के साथ खेलते हैं, ठीक है? अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल दो तो हम मतलब दे दूंगा मैं सवाल। अगर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे बोलेंगे नहीं सर मतलब आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन, कितने लोग चाहते हैं कि हम एग्जाम्पल आपको दे? तब भी जीत रहे वो। उनको मतलब लड़के लोग अलग थोड़ी है, उनको वो भी तो कुछ ना कुछ लोग चाहते हैं ना, इनमें से भी कुछ लोग चाहते हैं, लोग ऐसा थोड़ी है क्या? हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके। ऐसा नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो बॉयज और गर्ल्स अलग, ऐसा नहीं है ना। दे आर ऑल्सो आफ्टर ऑल ह्यूमंस ना, तो उनमें से भी कोई लोग ऐसे चाह सकते हैं ना कि नहीं चाहिए, लेकिन वो चाह रहे वो बात अलग है। सो वो तुम्हारी टीम में हो जाते फिर। अगर उनमें से मान ले 3 बच्चे ऐसे जो बोलते कि सर नहीं चाहिए हमको एग्जाम, तो तुम्हारी टीम के बन जाते, राइट? सो ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा कि वो कोइंसिडेंटली उन सभी ने हाथ ऊपर कर दिया तुम सबने नीचे ले लिया। एनीवेज लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक ही ओनली वन सिंगल, ठीक है? ये टॉपिक हाँ 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 गेस द सॉन्ग वाला गेम। हाँ 4-5 थे। हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा, अब इसमें दो, अब मैं एज ए टीचर मेरा इसमें आपको 2 सवाल है। आपको रेशो बॉयज टू गर्ल्स का चाहिए या गर्ल्स टू बॉयज का चाहिए? ऐसे नहीं, दोनों में अलग आंसर आएगा। बॉयज टू गर्ल्स चाहिए? चलो मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। अगर आपका रेशो बॉयज इज टू गर्ल्स का है तो जाहिर सी बात है बॉयज क्या है 4, गर्ल्स क्या है 0, तो रेशो बनेगा 4/0, यानी कि हो जाएगा नॉट डिफाइन। और अगर आपका रेशो आता है गर्ल्स इज टू बॉयज का तो फिर ये बन जाएगा 0:4, जो कि लिख सकते हैं हम 0/4, तो आ जाएगा ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? और डिपेंड हम किसका रेशो किसके साथ चाहते हैं, इट इज ऑन दैट। सो हम जानते हैं, हमने आपको पहले के लेक्चर में बताया अच्छे से, रक्षा तब आई नहीं थी कोचिंग को, है ना? क्या बताया था कि अगर 0 न्यूमरेटर में होता है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर नॉट डिफाइन। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज 0, बट इफ 0 divides getting divided by anything, 0 is getting divided by anything, then it is 0. If 0 is dividing something then it is not defined, ठीक है? yes
एनीवेज अंडरस्टूड। चले एग्जाम्पल ले फिर, कल का प्रोग्राम रखो अभी दिमाग से बाहर, थोड़ा हो गया अभी, वो कल खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसे अभी आपका अगले साल आएगा, है ना। यस लेकिन बहुत बच्चे अपसेंट है, 10th के बैच के 1/3 बच्चे भी नहीं आए थे, सारे अपसेंट, सब बच्चे इधर उधर चले। कोई इस साल कोई आए, जो जितने बच्चे सब 11 12th के ही थे सारे मोस्ट ऑफ द, और 10th के आपके बैच के, और 10th के बॉयज़ थे। हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपसेंट ही थे कल, बहुत सारे बच्चे अपसेंट थे, नहीं तो क्या राहुल और पूनम, पूनम नहीं थी। अरे तुम्हारे बैच की पूनम तो आज भी नहीं आई है, एग्जाम चल रही। आया तो चला गया था उसके इमरजेंसी की वजह से। ये क्या हुआ तो शुभ, ऑल गुड क्यों रे, किसके लिए, क्यों किधर ले रहा है एडमिशन, सिस्टर का, क्यों रे चेंज कर रहे क्या स्कूल, कौन से स्कूल में तू, SNB पे, ये तेरे स्कूल के पीछे बैठी है लेकिन 9th में ना, अच्छा दूसरे स्कूल में डाल रहे, क्या बोल रहा है SNB भी अच्छा नहीं है क्या लगता है तेरे को, क्या लगता है, ठीक ठाक है। तू कौन से स्कूल में, तेरी बहन को किधर डाल रहे हैं अभी, SVG, SPG नहीं है वो चल बेटा क्वेश्चन लिख, डिक्टेट करूँ क्या, लिखो, एक सिंपल दू, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन इज जस्ट अ क्वेश्चन, पढ़ाया सबको है ना, उसके अकेले को पढ़ाया क्या मैंने, तेरे को भी पढ़ाया ना, तूने ध्यान नहीं दिया उसको मैं क्या करूँ, तेरे को डाउट पूछना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ लिखो बेटा, ये 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 हो गया। चलो कुछ और लेते हैं, यस बेटा, हाँ बोलो, हाँ अरे खूप सिंपल आहे यार, ते XY वाला मागच्या वेळी केला होता ना आपण, सेम तसा आहे, UVच्या ऐवजी XY ऐसा समझ फक्त, फिर भी तेरे को चाहिए तो सॉल्व करेंगे, टेंशन मत ले, योर डाउट ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट। हाँ राहू दे ना मग, घाबरतोय कशाला, रूट आला तर घाबरायचं, रूट इज ऑल्सो जस्ट नंबर, व्हेरी गुड। हा झालाय का आधी, नाही होणार आहे, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, प्यारा सा सवाल बेटा, बहुत प्यारा नन्ना मुन्ना छोटा सा सवाल, ठीक है, बहुत नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल है। इस सवाल को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बच्चे इसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाते, और आप लोग भी इसको कर लोगे, ठीक है। यस आ जा, क्या मिला तेरे को, नहीं बेटा ये वाला नहीं, मैंने प्रॉपर फॉर्मूला लिख के दिया है आपको, हाँ फॉर्मूला ढूंढो कहाँ पे, आपने नोट नहीं किया होगा तो अलग बात है, लेकिन मैंने बोर्ड पे आपको लिख के दिया था। अगर सब लोग हार गए तो मैं आ जाता हूँ सामने फिर, रक्षा इंडेक्स मध्ये कसं लिहू शकतो, पावरच्या टर्म्स मध्ये, मेरे को लेक्चर नहीं याद आ रहा, शायद 2nd या 3rd लेक्चर में बताया था।
वीडियो में देखने मिलेगा आपको बराबर। चलो कोई टेंशन नहीं, मैं बता देता हूं आपको। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस वो तरीका बताऊंगा रूट को कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे को करके बताना आंसर, ठीक है। लेट्स सी आप अगर आप उसको कन्वर्ट कर पाए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, अगर रिड्यूसिबल कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन नहीं है बेटा, ये भी रिड्यूसिबल वाला ही है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रूट के अंदर दिख रहा है बस, तो क्या फर्क पड़ता है ना, स्टिल आई कैन राइट इट बाय रिप्लेसमेंट, क्या ना है, ऑफ कोर्स जस्ट आई नीड टू राइट द रूट वाला टर्म इन द इंडाइसिस फॉर्म। हाउ आई कैन डू दैट? Very simple. You know, I'll give the general formula for that. Okay, I'll give the general formula. What is the formula? Formula is look at it. Look at it. Hey. Look on the board. You got the solution? You know how to write it? Then, अगर बता रहा हो तो ध्यान देना चाहिए ना. Nth root of a. आया याद? क्या होता है? Nth root of a is a raised to 1 upon n. अब आया दिमाग, चला अभी, जरा सोचा करो, कितना तो इजी है। हाँ अरे यार, ये nth रूट मतलब कौन सा रूट है? अकेला रूट का मतलब होता है यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है। अगर क्यूब रूट होता तो n की वैल्यू 3 होती, अगर फोर्थ रूट होता तो n की वैल्यू 4 होती, अगर फिफ्थ रूट होता तो इसको क्या बोलते हैं? जब अकेला रूट होता है तब यहाँ पे कितना होता है? 2 होता है, लेकिन हम लिखते क्योंकि वंथ रूट कभी होता ही, स्टार्ट ही कहां से होता है? 2 से होता है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? रूट x को x रेज़ टू 1 बाय, आ रहा है दिमाग में। और अगर इसको मैंने x रेज़ टू 1 बाय 2 लिख दिया, मतलब आपको अभी समय है आर डी शर्मा तक पहुंचने में। बेटर हम लोग आर डी शर्मा के एग्जाम्पल इतने जल्दी शुरू ना करते हुए एनसीईआरटी को अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा दिमाग के ऊपर बाउंस मार रहा है आपको, तो इसको कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक है। ज़्यादा लोड भी मत लो। तो हाँ, एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ ना, वो भी नहीं आ रहा है फिर। अब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया सब कुछ, अब तो बचा ही नहीं है कुछ। थोड़ा सा और मतलब फिर मेरे को आंसर लिखते बैठना पड़ेगा। ये नहीं समझ आ रहा तो ये कैसे समझोगे? क्या ये पकड़ पाए कि ऐसा वेरिएशन लिखते कैसे? ये सब भूल जाओ, चलो ये सब भूल जाओ, इतना ही समझो ध्यान से। किसी भी रूट को ऐसे लिखा जाता है, nth रूट ऑफ दैट नंबर इज नथिंग बट उस नंबर का रेज़ टू 1 अपॉन दैट रूट। मतलब मैथमेटिकल बोला जाए तो nth रूट ऑफ a इज नथिंग बट व्हाट? a रेज़ टू 1 अपॉन n। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को, बेटा ध्यान दे, मैंने बोला अगर मैं किसी नंबर को क्यूब रूट ऑफ, अगर मान ले ऐसे लिखता हूं 9, क्या लिखा मैंने? क्यूब 9 नहीं लिखते, चलो कोई रूट वाला नंबर भी ले, 27 बोलता है, ठीक है। चलो मान ले, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देता हूं। तो इस चीज को नथिंग बट हम क्या लिख सकते हैं? 27 रेज़ टू 1 अपॉन, समझ आ रही बात? अच्छा, एनीवेज और एक केस चाहिए इसके अंदर, समझते हैं। जब ऐसी पावर होती है इस तरीके की, और ये चीज अगर आपकी डिनोमिनेटर में है, ध्यान से सुना, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये रूट आपका किधर है एक्चुअल में? डिनोमिनेटर में, बराबर बात है कि नहीं है? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, ये 27 रेज़ टू 1 अपॉन 3 इज नथिंग बट 1 अपॉन 27 रेज़ टू 1 अपॉन 3। आ रही बात समझ? तो जब ये ऊपर जाता है ना, तो ये 27 रेज़ टू 3 बन जाता है। ओए होए होए, देखो कितनी मैथ्स घूमती है। ये सब फाउंडेशन है, बेसिक है, ये एडवांस मैथमेटिक्स है। इसको ऐसे घुमा फिरा करके लीनियर में यूज करने को आना चाहिए। चलो ये थोड़ी ज्यादा लेवल हो गई, ऐसा एग्जाम अब ऐसा कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा, ना हमारे डीसीसी के आफ्टर चैप्टर में देखने मिलेगा, ना आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही, ये तो एडवांस लेवल के लिए, ये तो आपकी बौद्धिक क्षमता को और ऊंचा करने के लिए है ना, आपको एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाओगे तब ऐसे सवाल आप देखोगे, अभी नहीं। अभी 10th में अपने को ऐसा सवाल कहीं भी आने वाला, लिख के रहता हूँ, आपके ना किसी बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपके किसी स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको आने वाला फॉर श्योर। आपको कहीं पे भी ऐसा एग्जाम्पल देखने मिलने वाला नहीं है।
लेकिन हम आपको ऐसी चीज़ें सॉल्व करा करा करके इतना एडवांस प्रिपेयर कर देते, बेसिक चीज़ें आपके लिए इतनी बेसिक हो जाती है, उनको आप ऐसे सॉल्व करने लग जाते हो। अब तक जितने ही सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए, लीनियर इक्वेशन की जितनी ही मेथड्स हमने पढ़ी, क्या वो सभी मेथड्स में आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए हो? शायद उतना भी नहीं, लेकिन अगर मैं आपको 100% दे रहा हूँ तो आप 90% तो प्रिपेयर हो गए हो। 10% ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? 10% कम ज़्यादा हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, हाउ वेल यू आर प्रैक्टिसिंग एट योर होम। यहाँ से जाने के बाद घर पे क्या उतने सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पे पढ़ाए गए थे वो आपने वापस एक बार सॉल्व किए? क्या सभी को आपने गो थ्रू किया, देखा कि सर ने कैसे पढ़ाया था? क्या एग्जाम्पल जो सर ने पढ़ाया वो मेरे को असल में खुद को भी करने को आ रहा है? क्रॉस चेक किया? या बस सर ने अच्छा पढ़ा दिया, सामने सीख लिया, सब घर पे चले गए, खुश हो गए, उसी बहम में बैठ गए, एग्जाम के दिन कुछ नहीं आएगा? लिख के देता हूँ, एग्जाम के दिन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि घर जाके वापस ये सब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके और ये अगर आप अभी भी नहीं स्टार्ट किए हो तो स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, ASAP, व्हाट्सएप की भाषा। ओके यस और नो? अभी इस एग्जाम्पल को गोली मारो, ठीक है? चलो आपकी लेवल को थोड़ा डाउन करते वापस एक बार। लेट अस गो बैक टू द अपने सिलेबस वाले टाइप के एग्जाम्पल में, ठीक है? और वो अगर आपने अभी सॉल्व नहीं किया तो आपकी पिटाई पक्की है। फिर वो अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो फिर आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो सिलेबस वाला दूंगा, NCERT वाला दूंगा, ठीक है? वो तो करना ही है, या तो SSC के बुक का दूंगा। चलो किधर है? क्या क्या? हम दोनों करते हैं पूरा, CBSE ले SSC ले, दोनों सब मिक्स करते हैं, कुछ छोड़ने का नहीं है अपने को, है कि नहीं भैया? सब करने का। हाँ बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल होते हैं। मेरे को आपको क्या पढ़ाना है? एप्लीकेशन। नालायक को 7 बज गए इधर ही। इस साल क्रॉस मोटिवेशन डिलीट है कि नहीं, ये कंफर्म बताओ मेरे को जरा। नहीं है? पक्का? पूछा आपने? क्योंकि इस साल भी डिलीट है बोल रहे, आप देखो कंफर्म करो मेरे को एक बार। CBSE का ही होता है वो, उसी को बोल रहा हूँ, SSC को है ही नहीं। ठीक है, वो एक बार स्कूल से आप कंफर्म कर लो। स्कूल में आप कंफर्म कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रॉम लीनियर इक्वेशन चैप्टर इज डिलीटेड और नॉट। यस चलो कुछ आसान आपके लिए। ये हो गया कि मेरे को बताओ जरा 5/x-1 सुन के बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है? यही लिखा था 5/x-1 प्लस 1/y-2। अच्छा ये बार बार क्यों आ रहा है नजर के सामने? नहीं नहीं कुछ नहीं चेक। कौन बोला आपको? अपडेट होता है, अपडेट होता है, चेंज नहीं होता। ठीक, अपडेट मतलब कैसे रहता मालूम ना? देख जैसे अपनी किताबें जो होती है हर 5 साल में अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड होनी चाहिए ना। नहीं तो इसरो ने इस साल पता चला कि 3-5 सालों में इसरो ने नए नए कितने रॉकेट्स लॉन्च किए, नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, और हम 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अभी आज भी किताब में पढ़ रहे। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, हमारी किताबों में नई नई चीज़ें आती रहनी चाहिए। इसलिए हर 5 साल बाद हमारे सिलेबस को क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है, ठीक है? ताकि नई नई चीज़ें जो मार्केट में आ रही है, जो दुनिया में चल रही है, वो हमारी किताबों के साथ सिंक रहे, ठीक है? तब भी हमारा सिलेबस इतना अपडेटेड नहीं है, बहुत घिसा पिटा है, ठीक है? और बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, वो हमारा फॉल्ट नहीं है, दैट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वो हम नहीं चेंज कर सकते, हम अच्छा पढ़ा सकते हैं बस, ठीक है? चाहे सिलेबस में कुछ भी हो। चल अपन वो काम करेंगे। ओके लो फिर दूसरा एग्जाम्पल लो, लिखो। आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अभी जस्ट मैंने जो एग्जाम्पल दिया था अभी आपको तो घर पे दूंगा ही मैं, ठीक है? लेकिन चलो जरा टर्न करके दिखाता हूँ, क्या यही था? कित सेकेंड ही नंबर पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 में
अपने लिए कुछ डिलीटेड नहीं है, अपन सब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तब भी हमें वो पढ़ना है, ठीक है। चलो आप ये लिखो, दूसरा दे रहा हूं ना, टेंशन मत लो, लिखो। ये लिखो बेटा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हुआ है क्या चेक करके बताओ पहले। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी हुआ है? देख बता, वापस बता। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, हुआ है ना? मतलब सारे एग्जाम्पल हुए 4, और नीचे 15 अपॉन एक्स प्लस वाई हो चुका है। तेरे ध्यान किधर है? ये सब प्रेम भैया ने करा है क्या? सभी करा दिया उसने, पूरा एक्सरसाइज करा दिया वे तुम्हारा। कर दूं क्या स्टार्ट फिर? नहीं चलो, और एक लास्ट एक देखते, अगर ये भी हुआ होगा तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते, ठीक है। हाँ ये बताओ 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, आता है क्या रक्षा? हुआ तो सब आता कितना है। चलो फिर चलते आगे, हाँ या और देखे थोड़ा सा, और एक देखते, चलो लास्ट हाँ अभी इसके बाद मेरा दिमाग हिल जाएगा फिर। 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई, नहीं ठीक है मैं रख रहा हूं बाजू में। क्या बाय बाय क्या होता है? ए टेक्स्ट बुक दे भाई, चल आगे बढ़ना है। All right, so everyone be happy, be excited because we are going to start with the very new and fresh topic today. It is application of linear equations in two variables. अब application का मतलब क्या होता है? Application का बेटा मतलब होता है किसी भी चीज का यूज कहाँ पर कैसे होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करने का एप्लीकेशन क्या है, तो ये सीधा सवाल हो गया आपके जिंदगी पे कि भाई इसका उपयोग काय आहे, याचा उपयोग काय आहे तुमच्या लाईफमध्ये, इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप, ठीक है। सो रियल लाइफ में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एप्लीकेशन क्या है? क्या ये हमारे रोज़ की ज़िंदगी में काम आएंगे, या टाइम पास करने के लिए, स्कोर बनाने के लिए खाली सिलेबस में घुसा दिया, या सही में ये हमारे लाइफ में यूज़ भी हो सकता है? यूजुअली नहीं होता है, बच्चों को दिमाग में सवाल आता है कि क्यों भाई पढ़ा रहे, पता नहीं ये मैथ्स इतना, क्या हम हमारी ज़िंदगी में इसको यूज़ भी करेंगे? हाँ, फालतू में हमको मैथ्स पढ़ाए जा रहे हो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते बैठो, हाँ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, पता नहीं हम आगे चल करके जॉब करते समय कहाँ पे ग्राफ निकालेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हाँ, बच्चों के बारे में सवाल आता है कि नहीं आता है? लेकिन ये भी समझो बेटा कि आपकी 10वीं तक की या 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो फाउंडेशन वाली होती है बहुत ज़्यादा। इसके डायरेक्ट इस्तेमाल भले ही आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना देखने मिले, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांच में जब आप काम करने के लिए जाते हो, पर्टिकुलर सेक्टर में जब आप काम करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन तो फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके इस्तेमाल बहुत सारे जनरल बेसिक लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स में भी होता है, जो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के लेक्चर से, ठीक है। आप देखोगे कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग बनते हैं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ करके हम उसके ऊपर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रेम करेंगे। उस इक्वेशन को फ्रेम करने के बाद उसको हम किसी भी रिक्वायर्ड मेथड, अप्रोप्रिएट मेथड से सॉल्व करेंगे और वो आंसर फिर एक बार हम उसको एक्सप्रेस करेंगे उस सेंटेंस की टर्म्स में जिस टर्म्स में हमको सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स का, जिनको आप नॉर्मल भाषा में वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हो, जिनको आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो? वर्ड प्रॉब्लम बोलते हो, ठीक है। चलो समझेंगे इसको कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक होती है। पहले तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें एज बेस्ड सवाल आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है, एरिया ज्योमेट्री बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरह की कंडीशंस को यूज़ करके हम इसमें सवाल को बनाते हैं और उन सवालों के जवाब हम लीनियर इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे, ठीक है। रियल लाइफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या आप एक्साइटेड हो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में? इसमें बस एक ही है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीखना है वो है उस क्वेश्चन को समझ के उसके अंदर से लीनियर इक्वेशन को फ्रेम करना सीखना। क्या है आपको इसमें?
क्वेश्चन को समझ करके उसके अंदर से लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को फ्रेम करना, इक्वेशन बनाना। एक बार इक्वेशन बन गए तो वो तो आपको सॉल्व करना आता ही। इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात आपके लिए अभी नहीं रही है, क्योंकि आप सभी मेथड्स को अच्छे से सीख चुके हो। यस और नो? तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे, हालांकि मैं खुद सॉल्व भी करके दूंगा आपको, सब कुछ टेंशन लेने का नहीं है। उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक साधारण सा सिंपल सा सबसे शुरू में अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पे एसएससी की बुक से मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या एग्जाम्पल है, कैसे पहली कंडीशन हमको देखने मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि हम बस एक लीनियर इक्वेशन नहीं फ्रेम करेंगे, बराबर। देखो ध्यान से सुनना है, ये भी उतना ही जरूरी है समझना। हम अकेला एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करेंगे क्या? देख, एक अकेले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल? या तो हमें गेस मारते बैठना पड़ेगा, फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बराबर। डिस्कस किया हमने शुरू में। तो हम इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते हैं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं? मतलब हम जो सवाल अभी लेंगे, जो कंडीशंस हम अभी लेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, उसमें भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही पढ़ेंगे, जहां पे हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके, जो अभी तक हमने पढ़ी है। बराबर बात आ रहा है दिमाग में? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपरली दिमाग में बैठ रहे हैं कि हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। करें शुरू अभी फिर? चलो सभी अपने नोटबुक में हैशटैग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेडिंग लगाओगे। क्या हेडिंग लगाओगे? हैशटैग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलो जल्दी से लिखो। ऐसी कंडीशन के साथ दो क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होती होगी, इतना ही तो है ना, सिंपली। पानी लाए क्या रे? कोई पानी लाए क्या? दे ना, पानी भी ले दो। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहले हम ज्योमेट्री पे एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। देखो हैशटैग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। हर बार की तरह मेथड को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जिसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हो, मैं डिक्टेट भी करूंगा। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज more than double its breadth. More than double its breadth by 2. Find length and breadth. चल लिख लिया? लिख लो और सारे बच्चे फिर ध्यान देंगे सामने।
ठेवलं सगळं सत्संगमधलं आणि 300 रुपये घेतले 6 झाले 50 ठीक बरोबर. आता फक्त साऊंड राहिले आकाशचे. बोलला का आकाशला? कार तिथंच लावली ना. ठीक आहे. दारू कट रे बाळा. चल भाई ध्यान दे. फिर मैंने बोला हाँ क्वेश्चन में बोला कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पहले ही स्टेटमेंट में एक तो पेरीमीटर का नाम आ गया. अब जो बच्चे पेरीमीटर का मतलब ही नहीं जानते पहले वो तो हाथ ऊपर कर लो. ऐसे कितने नालायक ऐसे कितने नालायक इस रूम में बैठे हैं जो पेरीमीटर का मतलब नहीं जानते. प्रामाणिकपणे हात वर करणार तर मी तोंड बघून ओळखणार असं तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. हाँ हेरॉन्स फॉर्मूला वेगळा आहे बाळा. अंडर रूट एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस बी एस माइनस सी. वहां पे सेमी पेरीमीटर यूज किया जाता है. ओके ट्राइंगल की अगर बस 3 साइडें पता हो तो उसका एरिया कैसे निकाले उसके लिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे. बराबर बात. अरे सर नो याद है मेरे को. हाँ मतलब क्या पढ़ाता हूँ मैं. अच्छा सुनो पेरीमीटर किसी भी फिगर का मतलब क्लोज्ड फिगर का, ओपन फिगर का नहीं. ठीक है किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर का मतलब होता है उसके सभी साइड्स की एडिशन. क्या होता है पेरीमीटर का मतलब? उसके सभी साइड्स की एडिशन. जैसे मान ले बेटा मेरे पास ये फिगर है, मैंने बोला है रेक्टेंगल है. ये तब तक रेक्टेंगल नहीं है जब तक मैं ऐसे ना दिखा दूं या ऐसे ना दिखा दूं. अब रेक्टेंगल है क्या? हाँ सर. क्यों रेक्टेंगल है? इसके पास एक लेंथ है, इसके पास एक ब्रेथ है, इसकी अपोजिट साइड सेम होती है. जितनी ये साइड उतनी ये साइड, सारे एंगल 90 डिग्री के. रेक्टेंगल का नाम लेते ही ये दिमाग में फिगर छप जानी चाहिए, सामने आ जानी चाहिए. बात क्लियर? ज्योमेट्री अच्छी है बेटा आपकी? यस सर. तो बस यस सर नहीं बोलने का, आंसर भी देने का पूछा तो. ठीक है और नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा. शर्माने का नहीं. ठीक है डरने का भी नहीं. ओके अब पेरीमीटर बस रेक्टेंगल का अकेले का थोड़ी निकलता है, दुनिया की किसी भी फिगर का निकलता है. दुनिया के किसी भी, आप कुछ भी बना लो भैया. ये बना लिया आपने, अब पता नहीं कुछ तो बना लिया मैंने, कुछ तो बना लिया भाई. ठीक है और मैंने अगर इसके सारे साइड्स को गिन करके इसके सभी साइड्स की एडिशन कर दी, ये प्लस 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 ये, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा. बात क्लियर? लेकिन हम स्टडी बस रेगुलर फिगर्स का करते. कैसे फिगर्स का करते? रेगुलर. जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट. ओके ऐसी सभी शेप्स का. ये सब फिक्स शेप्स है जिनकी कोई फिक्स डायग्राम ज्योमेट्री है, जिनके फिक्स एंगल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज भी है. इन सभी फिगर्स का हम लोग पढ़ाई करते हैं. बराबर आपने सभी ने ये सारी फिगर्स अभी 9th तक अपने पढ़ी है, अपने सिलेबस में पढ़ी है. आपको ट्राइंगल्स नाम का चैप्टर आया, क्वाड्रिलेटरल्स नाम का आया, सर्कल नाम का आया. ठीक है वहां पे आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, थ्योरम्स पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? तो वही सभी चीजें. लेकिन कोई भी फिगर का, क्लोज फिगर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बस उतने ही फिगर का नहीं. तो पेरीमीटर का सीधा मतलब क्या समझे? कि सम ऑफ ऑल द साइड्स. पेरीमीटर का सीधा मतलब क्या है? देखो पेरीमीटर ही नहीं मालूम तो एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बनाना तो दूर की बात रह गई. बराबर बात है ना? पहले तो सवाल में पेरीमीटर वर्ड आ रहा है, उसका मतलब ही नहीं मालूम तो क्वेश्चन कहां से करेंगे? हाँ क्वेश्चन तो हमको करना है लीनियर इक्वेशन के टेक्निक से, लेकिन उसके अंदर जो पेरीमीटर आ रहा है उसका भी तो मतलब पहले सीखना पड़ेगा. तो आधे बच्चों को तो उसका मतलब ही नहीं पता था, तो बताना पड़ा. अभी क्लियर है पेरीमीटर का मतलब? तो ये पेरीमीटर का बस मतलब मालूम होने से चलने वाला, पेरीमीटर के फॉर्मूले भी मालूम होने. इन सभी फिगर्स के पेरीमीटर के फॉर्मूले होते हैं. और सुनना ध्यान से, क्योंकि अपने को रेक्टेंगल की बात की इन लोगों ने. सवाल में किसकी बात की? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. किसकी बात की? तो अपन भी किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगल की बात करेंगे. तो बोर्ड पे मैंने क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया. अब इसका निकालते पेरीमीटर. क्या निकालेंगे? तो फॉर्मूला बस बता नहीं दूंगा, फॉर्मूला डिराइव करके दूंगा आपको. फॉर्मूला क्या करूंगा? डिराइव करके. और दुनिया की किसी फिगर का बताओ, डिराइव कर देंगे अपन. ठीक है उतनी बुद्धि अपने पास. हाँ चारों साइड की फिगर के चारों साइड की क्या बोली? एडिशन कर लो. एल प्लस उसके अपोजिट साइड के एल प्लस ये बी प्लस ये एक बी, एल प्लस एल 2L
बी प्लस बी 2b, एक तो हुआ फॉर्मूला 2l प्लस 2b, लेकिन यहां से 2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यही होता है बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। बात क्लियर? ये फॉर्मूला है किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। क्या फॉर्मूला निकला? समझे कैसे निकला? तर सिमरन किती काय लिहायचं तुला? कशाला लिहायचंय तुला? काय सांगितलं इकडनं मी शिकवत असताना? when I am teaching you are not, and when you are writing I am not. Okay, clear? Is that clear? Crystal clear? Shouldn't happen again, right? Yes, look at the board. So we have this figure known as rectangle. We wanted to find its perimeter, as you all know, and I have said used to अभी डिस्कस कर लिया अच्छे से. We discussed it कि perimeter what is perimeter? It is nothing but sum of all the sides. So we have how many sides here? 4 sides, which are respectively length and breadth. Opposite sides are same because this is rectangle. So L plus B plus B. So it became like this, and then L plus L is 2L. जैसे कि मान ले L से नाम है किसी का ललित. किसका नाम है? ललित. एक क्लास में ललित है, एक और ललित आ गया कल, तो दो कितने ललित हुए? ललित प्लस ललित 2 ललित. ठीक है. सो L प्लस L 2L. हाँ, बी मान ले कौन है? बी फॉर बबीता. ठीक है, बबीता जी. तो बबीता जी और बबीता जी, 2 बबीता जी. सो बी पर ठीक है. सो 2L प्लस 2B बना, लेकिन 2 हमने देखा कॉमन है, खींच के निकाला बाहर. ब्रैकेट में क्या बचा? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी. तो ये फॉर्मूला है किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का. यहां से पढ़ाना पड़ता है मेरे को. बोलो. एनीवेज, अब आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं सवाल की. किसकी? सवाल की जो आपने बोर्ड पे पढ़ा हुआ है. क्या पढ़ा है बेटा? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. हमको पेरीमीटर दे दिया. बोलता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ नहीं बताई है. एंड में जाकर के देखना, सवाल में वही पूछा होगा, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. क्या बेटा मैं यहां से इतना समझ पा रहा हूं कि मेरे को 2 चीजें फाइंड करनी है, लेंथ और क्या लीनियर इक्वेशन में भी 2 चीजें फाइंड करनी पड़ती थी, एक्स और. तो अब दिमाग में आ रहा है एक्स किसको बोलेंगे और वाई किसको बोलेंगे. ऐसे बनता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लेकिन कंडीशन एक बन के चलेगा नहीं. कंडीशन कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं. कौन से इक्वेशन? और हमेशा अपने को इक्वेशन की क्या चाहिए? जोड़ी. बोलो क्या चाहिए? जोड़ी. मतलब 2 इक्वेशन चाहिए होंगे, तो मतलब 2 इक्वेशन को बनाने के लिए 2 कंडीशन भी चाहिए होगी. तो यहां से सवाल में देख करके पढ़ करके हम लोग 2 कंडीशन कौन सी है इनको अलग कर लेंगे. ठीक है. और उन दोनों कंडीशन के ऊपर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उन इक्वेशन को हम सॉल्व करके उनके जो वेरिएबल्स है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, एक्स और वाई वेरिएबल हो गए ना हमारे लिए, जो अननोन्स है उनको फाइंड करेंगे हमारी मेथड को यूज करके. अब बात समझ आ रही है एप्लीकेशन में क्या होने जा रहा है? अब दिमाग में कुछ तो आ रहा है कि एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे. पढ़ ले इसको अच्छे से. चलो बेटा ध्यान दे. मैंने बोला ध्यान दे. तो पहले बोला द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. हमने बोला ठीक है भाई, पेरीमीटर दे दिया. कितना दिया? 40 सेंटीमीटर. हमने बोला पेरीमीटर दिया क्या? अच्छा, किसका दिया? पेरीमीटर दिया हमको रेक्टेंगल का. किसका दिया? रेक्टेंगल का. तो हमने सोचा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या होता है. तो मैंने देखा पेरीमीटर का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट. हमको मालूम है. क्या मालूम है तेरे को? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच? 2 इंटू एल. अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लूं तो कोई प्रॉब्लम? क्या ये वही फॉर्मूला है, बस मैंने इसको ऐसे लिख के दिया ताकि मैं आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बता पाऊं. ठीक है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन 2l प्लस 2b. कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? क्या ये भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही है? ठीक है. लेकिन मेरे को पेरीमीटर की सर वैल्यू मालूम है, 40 सेंटीमीटर डाल दी मैंने वैल्यू p की जगह पे. कितनी? क्या आया? 2l प्लस. अरे वाह. तो मैं बोल सकता हूं ना सीधा सीधा कि 2l प्लस 2b इज नथिंग बट व्हाट. अगर मैं इसके बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा. तो क्या आएगा? l प्लस b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर.
आया इक्वेशन? यही तो चाहिए था अपने को। इस कंडीशन में से हमको क्या निकालना था? इक्वेशन। कैसे निकाल समझ आए? अच्छा, लिखावट ऐसी होती नहीं है, पहले मैं आपको खाली फील दिला रहा हूं, ठीक है? लिखने का कैसे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी पहले समझ लेते हैं कि इक्वेशन को निकालते कैसे बाहर, है ना? एक बार इक्वेशन बनाना आ गया तो बाद में लिखावट का तरीका तो हम समझ ही लेंगे, बोर्ड में कैसे लिखना है, इसको कोई बुरी बात नहीं है। ओके, इतना समझ में आ रहा है बेटा? क्या किया, जो पहला स्टेटमेंट हमको दिया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर, बस इतने से लाइन में से हमने इतना एक इक्वेशन बना लिया, मतलब एक कंडीशन खत्म हो गई, एक इक्वेशन आ गया। अब सेकंड कंडीशन की बात को जरा ध्यान से समझो। सेकंड कंडीशन कहां से शुरू हुई? यहां से। क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन में? ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओहो, किसकी बात की? लेंथ ऑफ द। अच्छा, अभी फिलहाल वाले इक्वेशन में हम लेंथ को L बोल रहे हैं और ब्रेथ को B। क्या ABCD के लेटर्स ही है, चलेगा? मैंने आपको बोला था हमेशा ही X और Y हो, ऐसा जरूरी? X और Y की जगह पे MN भी आ सकता है, LB भी आ सकता है, PQ भी आ सकता है, RS भी आ सकता है, बेटा कुछ भी आ सकता है। ABCD में कितने लेटर है? 26 लेटर है। अपने को कोई भी लिख दे, कोई फर्क पड़ता? तो मैंने यहाँ पे अपने जो दो वेरिएबल थे एक्स और वाई जैसे थे, उनके जगह पे मैंने किसको लिया? लेंथ और ब्रेथ की वजह से एल और बी को। तो समझने में आसान होता है ना, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी बी। ओके, तो लेंथ को एल मान लिया और ब्रेथ को बी मान लिया, चलेगा? कोई बुरी बात? ठीक है, तो ये अपने दो वेरिएबल है, तो ये अपना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में ऑलरेडी है। क्लियर है? सेकंड कंडीशन की मैं बात करता। सेकंड कंडीशन किसकी बात की जा रही है? लेंथ की। देखो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। जब आपको इज वर्ड आ जाएगा तो इज इक्वल टू लगा दो। क्लियर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा वैभवी? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब लेंथ की बात की जा रही है कि भैया लेंथ की क्या बारे में? क्या लेंथ इज, लेंथ है, क्या है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रीथ बाय 2। मोर बोला, मोर मोर बोला मतलब प्लस लगा दो, ठीक है? मोर देन व्हाट? मोर देन व्हाट? डबल इट्स ब्रीथ बाय कितने से? 2 से। मतलब क्या बोला जा रहा है? ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना L, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है L, ये उसके ब्रीथ के डबल से 2 से ज्यादा है। ओ, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला और एक बार, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रीथ बाय 2। मतलब हमको बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल जो होगा उसकी जो भी लेंथ होगी ना, लेंथ, वो उसके ब्रेथ का अगर डबल करते हैं तो उसमें और 2 ऐड करो, उतनी होगी उसकी लेंथ। ओके, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रीथ बाय 2। इतनी होगी क्या? लेंथ। ऐसा हमको बताया जा रहा है। इक्वेशन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये थोड़ा समझदारी वाला खेल है जो आपका एक बारी में तो होगा नहीं, इसको लगेगी आपको प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी? एक बार आपको सब तरीके समझ आ गए कि जब मोर देन बोलते हैं तब क्या करना होता है, डबल ऑफ एनीथिंग बोलते हैं तब क्या करना होता है, इसी को अगर ट्रिपल बोलते हैं या फिर इसको कोई और बोलते हैं, क्वाड्रपल बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप नंबर बनाते हैं, राइट? डबल बोला इसलिए हमने क्या किया? डबल किया, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। यही बोला ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ के बारे में बताया जा रहा है कि लेंथ कितनी है। लेंथ कितनी है? लेंथ इतनी है कि उसके ब्रीथ का अगर डबल कर दिया जाए और उसमें मोर देन डबल इज बाय 2 बोला है, और उसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो जितना बनेगा उतनी होगी उसकी लेंथ। तो रेक्टेंगल की जितनी भी ब्रीथ होगी उसका डबल कर दो और उसमें और 2 ऐड कर दो, तो जो आंसर आएगा उतनी उसकी लेंथ है। ऐसा हमको बोला। आई बात समझ? क्या बोला? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज more than double its breadth by 2. The length of the rectangle is more than, more कितना है? 2 से है, ये एंड में बताया जा रहा है, ठीक है? more than double, लेकिन किस में? double of its breadth में, ठीक है? क्लियर है क्या? अरे यार, समझ में आया सर? नो? नहीं आया तो नो सर बोलो। चलो, पक्का? कितने लोग नहीं समझ पाए? हाथ ऊपर करो। आपको आपके बुद्धि का थोड़ा यहाँ पे रिपीट इस्तेमाल करते हुए इसको 10 बार पढ़ लो और समझो कि कैसे लिखा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रीथ बाय 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन हाँ ये आपको समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ लिख दिया, आसान ही है। ओके, अब इसमें सर मैं क्या करूँ? इसका क्या अचार लगाए हम लोग? यार इसको सिंप्लीफाई करो, इसको भी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला l को इधर ही रख देते, 2b को इस तरफ लेके आते, क्या हो जाएगा? -2b प्लस 2 को रहने दो इस तरफ, तो आपका इक्वेशन नंबर क्या बनेगा? क्या 2 इक्वेशन बन गए?
दो इक्वेशन बन गए, एल बी सी बन गए दो इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गए तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी बात। अब इसको अगर साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और लेंथ और ब्रेथ की अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आ रही है बात समझ? आपको बस मैं सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, एंड में हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे कि क्या जो इन्होंने बातें बोली है वो सही में वैसे काम करती है। ठीक है, तो अपना विश्वास बन जाएगा कि हाँ मैथमेटिक्स सही में काम करता है और लीनियर इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं ऐसे रियल लाइफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, चले बड़े आगे। अब इतनी बातें समझ में आई। अब ये सब मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, हमें तरीका भी चाहिए। हाँ, b इज इक्वल टू 6। चलो इसने मुंह में ही सॉल्व कर लिया है ना, दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे इधर उधर देख के हो जाता है। ठीक है, जैसे अभय सॉल्व कर पा रहा है ऐसे आप सभी सॉल्व कर सकते हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बार आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना वर्ड प्रॉब्लम को डील करने की, आप में से हर कोई ये वाला सवाल तो ऐसे मुंह से ही सॉल्व करना चाहिए। आगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जांपल आएंगे। एरोप्लेन फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ दिस, इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद द डिस्टेंस ऑफ दिस मेनी किलोमीटर्स, नेक्स्ट डे द एरोप्लेन फ्लाई विद दिस स्पीड एंड इट वाज रीच फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी इन दिस टाइम, फाइंड what is the length of the track, what is the speed of the plane in the first and second। ऐसे अलग सवाल। तो सवाल बनाने के लिए बहुत सारे है, सवाल बनाने के लिए बहुत सारे सवाल है। ऐसा एरोप्लेन का सवाल एक्चुअल में जो मैंने आपको वो एग्जिस्ट भी करता है हमारे बुक में, वो हम लेंगे भी। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस के बेस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, एज के बेसिस पे बनते हैं, एरिया पेरीमीटर के बेसिस पे बनते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के टाइप्स है ना, और इन सभी को हम किससे सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी आप जरा सोच के बताओ मेरे को, टू वेरिएबल वाली कंडीशन बस ऐसे ऐसे केस में आएगी ना जहां पे एक्चुअल में ऐसे दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे इस वाली केस में लेंथ और ब्रेथ दो चीजें थी, दोनों अननोन्स थे, इसलिए हमको टू वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाना पड़ा ना। बराबर बात है कि नहीं है? कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, जहां पे एक वेरिएबल भी हो सकता है। हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का, उसमें देखेंगे ऐसी कंडीशंस को। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अभी, इसके बाद वही शुरू होगा। एनीवेज, इसको रफ कर दो अभी के लिए। अभी जितना डिस्कस किया उतना तो समझ आया, बाकी और एक बार अभी हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी हम इसको प्रॉपरली लिख करके सॉल्व करेंगे, इतनी यही सब करना है। वापस एक बार ये फॉर्मूला रहने दूं, नोट करना है कि रफ कर दूं? कर दूं रफ, पक्की बात? चल, अब मैंने बोला इसको कैसे करते हैं सर, तो भैया हमेशा जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम सामने देखने के लिए मिल जाए तो सबसे पहला काम उसके अंदर जो अननोन्स है उनको पहले कोई वेरिएबल अपना असाइन कर दो। अननोन क्या चीज़ है इसके अंदर? जो फाइंड में लिखा है वही होता है हमेशा, लेंथ और। तो मेरे हिसाब से लेंथ और ब्रेथ को एल और बी मानना ज़्यादा अच्छा है। फॉर्मूले में भी आता है और लिखने में सहूलियत भी मिलती है। बच्चे एक्स और वाई भी मानते हैं, मान लो, कोई बुरी बात। मेरे को लगता है मैं लेंथ को सर एक्स बोलूंगा, ब्रेथ को वाई बोलूंगा, मान ले भाई, कोई बुरी बात नहीं है। एक्स और वाई भी जस्ट वेरिएबल है, जैसे एल और बी भी है, जैसे एम और एन भी है, जैसे पी और क्यू भी है। ओके, तो मैं यहाँ पे जरा आसानी रखने के लिए और रिलेटेबल लगने के लिए एल और बी को ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला स्टेटमेंट, लेट, क्या बोलूंगा? लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेथ बी बी, ब्रेथ बी बी। ओके, चलेगा? मान ले लेंथ को मैंने क्या माना? एल माना, और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। अब क्योंकि पहले ही लाइन में मेरे को एक कंडीशन देखने मिली जो कि पहली कंडीशन है, क्या? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब यहाँ पे बेटा हर एक बच्चा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब तो अच्छे से जानता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर मेरे को बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा पेरीमीटर की इंफॉर्मेशन दी है क्या? अच्छा, क्या बोला है? पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर के फॉर्मूले में दोनों आते हैं ना, लेंथ और ब्रेथ। ऑफ कोर्स आते ही है भाई, वैसे पेरीमीटर बनेगा ही कैसे उसके सिवा, राइट? तो मैंने बोला वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। अब मैं 2 कॉमन निकाल के नहीं लिख रहा हूं इसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर, मेरा फॉर्मूला जो बने, मेरा जो इक्वेशन बने, वो दो वेरिएबल के फॉर्म में बनना चाहिए।
इवन में अगर मान ले 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी के फॉर्म में लिख भी दूं तो आगे चल करके मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के उनको अलग करना ही पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं इसी तरीके से। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? मैंने लिख दिया इसको सीधा कैसे, 2l प्लस 2b। ओके बेटा, अरे यस और नो? तो मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू 2l प्लस 2b जो कि है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर लेकिन पेरीमीटर तो दे दिया, पेरीमीटर कितना दिया? 40 सेंटीमीटर दिया, डाल दो वैल्यू कितना, 40 इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। अब मेरे को इतनी अक्ल तो आ गई है इतना पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि इक्वेशन के दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं बोल देता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 वी गेट। क्या क्या मिला बेटा तेरे को रक्षा? 2 साइड से डिवाइड करके इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड किया बोथ साइड, क्या हुआ? 20 इज इक्वल टू, क्या इसको थोड़ा सीधा करके ऐसे लिख सकता हूँ? क्या सेम ही चीज है? LHS इज इक्वल टू RHS लिखो या RHS इज इक्वल टू LHS लिखो, कम्यूटेटिव कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने ऐसे लिख दिया और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर। चलो पहला इक्वेशन अपने को मिला पहले लाइन से जो कि अपनी पहली कंडीशन थी, बराबर बात? अरे समझ में आया? सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग आगे का स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो हमने यहां पे समझा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो जैसे मैंने रीड किया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि लेंथ भैया ऐसी ऐसी है, कैसी है, सुन लो, देख लो, पढ़ लो, कैसी है लेंथ। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। बोलता है कि लेंथ, सर जो लेंथ है ना वो रेक्टेंगल था, देखो वो कौन, वो रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, लेंथ त्याची चुगली करतोय, वो रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, मालूम है क्या आपको उसके बारे में? वो रेक्टेंगल की लेंथ उसके ब्रेथ के डबल से और 2 ज्यादा है। बोल रहे कि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के डबल से और 2 ज्यादा है, इतनी है वो रेक्टेंगल की लेंथ। बोलते कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मोर कितना मोर है? 2 से मोर है, लेकिन किसमें? डबल ऑफ उसके ब्रेथ में। सो मेरे को लेंथ की इंफॉर्मेशन मिली यहां पे स्टेटमेंट को रीड करके। क्या मिली? मैंने बोला, जानते बेटा क्या बोला? कि लेंथ की जो इंफॉर्मेशन है एज पर, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब एल के बारे में बताया जा रहा है, लेंथ के बारे में, इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ। मोर बोला प्लस का साइन आना चाहिए, खत्म खेल, ट्रिक याद कर लो। मोर देन व्हाट? डबल इट्स ब्रेथ, लेकिन कितना मोर? बाय 2। सो लेंथ के बारे में इन को इंफॉर्मेशन है क्या कि भैया वो लेंथ है ना, लेंथ रेक्टेंगल की, वही रेक्टेंगल जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे थे, जिसका 40 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, उस रेक्टेंगल की लेंथ उसके डबल ऑफ ब्रेथ से और 2 ज्यादा है। तो मान ले रेक्टेंगल की ब्रेथ, जस्ट फॉर एग्जांपल मान ले अगर मैं तुमको बोल दे रहा हूं यहां पे कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है मान लो 6 सेंटीमीटर है, कितनी है? तो अब इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको उसकी लेंथ पता नहीं आएगी? मैं बोल रहा हूं मान ले, मैंने क्या बोला? मानने में कोई बुरी बात? मान ले रेक्टेंगल की ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, तो अपने को बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है मेरे को कि सर वो रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो उसके ब्रेथ के डबल में 2 से ज्यादा है और उसकी ब्रेथ 6 सेंटीमीटर की है। तो उसकी ब्रेथ अगर 6 सेंटीमीटर की है तो डबल ऑफ ब्रेथ से 2 ज्यादा क्या होगा? डबल ऑफ ब्रेथ होगा 12 प्लस में उसमें 2 ज्यादा करो 14। और ये बात समझ, ओए कितना इजी है यहाँ पे अपने को, लेकिन दोनों मालूम, इसलिए तो 2 कंडीशन चाहिए ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल में क्या चाहिए? 2 कंडीशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 साइमल्टेनियस क्यों बोल रहे हैं? 2 इक्वेशन रहेंगे तभी 2 वेरिएबल को एट ए टाइम फाइंड कर सकते, नहीं तो फाइंड कर सकते नहीं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते जाएंगे अकेले एक इक्वेशन के। अकेले एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो उनके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। एक सर्टन एक फिक्स सॉल्यूशन के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए होगी, जिसको अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और साइमल्टेनियस बोलते ही इस वजह से क्योंकि दोनों इक्वेशन में उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के आंसर सेम होते हैं, और इसलिए ग्राफ के ऊपर कॉमन पॉइंट भी आता है इंटरसेक्शन का। फील कर पा रहे हो सारी चीजें? सब कुछ अभी तक पढ़ा है, ऐसा नहीं कुछ पढ़ाया नहीं है। अब आपको ये फील होना चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए। ओके बेटा? अरे यस और नो?
अब मैंने कंडीशन को लिख लिया, अब मेरे को लेकिन ये इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए इसको सीधा करना जरूरी है। आप इसको सीधा कर पाओगे अपने फॉर्मेट के अनुसार, ax प्लस by इज इक्वल टू सी की फॉर्म में? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पे मेरे को दिख रहा है ये 2b वाली टर्म मेरे को कांस्टेंट खाली इज इक्वल टू के आरएचएस में चाहिए, बाकी सब चीजें मैं खींच के कहां पे ले आऊंगा, एलएचएस में ले आऊंगा। तो मेरे को ऑलरेडी एल इस तरफ नजर आ रही है, 2b जो आरएचएस में पड़े उसको लेके आओ इधर खींच के, क्या हो जाएगा, एल इधर का इधर ही रहेगा, 2b इधर आ जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू किस तरफ, ये 2b इधर चला गया, इधर ऑलरेडी क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, पड़े रहने दो, उधर ही चाहिए अपने को, c कांस्टेंट उधर ही चाहिए आरएचएस में अकेला, आरएचएस में खाली कांस्टेंट चाहिए, बाकी सब एलएचएस में लेके आओ वेरिएबल्स। तो मेरे को मिल गया एल माइनस 2b इज इक्वल टू 2, ये मेरा इक्वेशन बराबर बन गया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन मिल गए। अब यहां तक की कहानी समझ आई? पूरे एप्लीकेशन के पार्ट में इतनी कहानी इंपॉर्टेंट होती है, पूरे एप्लीकेशन की कहानी में बस इतनी कहानी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे आप इक्वेशंस निकालते हो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के। एक बार आपके पास 2 इक्वेशन आ गए तो अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपको एलिमिनेशन पसंद है, आपको सब्स्टिट्यूशन पसंद है, आपको क्रैमर रूल पसंद है, आपको पता नहीं क्या पसंद है, आपको जो अच्छी लगती है वो इस्तेमाल करो। और मैं इसके ऊपर चल करके थोड़ा बोलूंगा, अच्छी लगती है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएगी उसको देखा करो। कभी कभी ऐसे होता है कि अकेला वेरिएबल देखने मिलता है तो सब्स्टिट्यूशन बड़े आसान से लग जाती है, और कभी कभी ऐसे होता है नंबर सेम होते हैं तो एलिमिनेशन बड़े आसानी से काम कर जाती है। तो आपको समझदार बनना है प्रैक्टिस के साथ, और बोर्ड में समय बचाने के लिए ऐसी छोटी छोटी काम आती है। आप सोचोगे कि यार यहाँ पे देख करके, इन दोनों इक्वेशन को देख करके मैं सोचूंगा कौन सी मेरे को मेथड इसका आंसर तुरंत निकाल करके देगी, दे देगी एलिमिनेशन। एल एल अकेला नजर आ रहा है, मार देंगे उसको, पकड़ के खिंचाया करके कट कर देंगे। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करना है, तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, सॉल्विंग वेरी गुड बेटा, सीख गए आप लोग अभी। साइमल्टेनियसली करे सॉल्व, साइमल्टेनियसली क्या लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, पद्धत सगळ्यांना माहिती पडलेली है, ठीक है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं क्योंकि एल एल हमको मारना है पकड़ के, ठीक है। तो माइनस प्लस होगा, माइनस 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 होगा प्लस, और माइनस प्लस होगा माइनस। ये मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आता? चलो, इसकी ट्रेनिंग मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दे दी है। हाँ, और बोल बेटा यहाँ पे क्या होगा फिर, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 20 माइनस 2 हुआ 18। बोल बेटा क्या काम है, ये हो गया बी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, बी प्लस 2b 3b, एल और एल मर गया, एल और एल मर गया, ठीक है। ओके, बी कितना बचा, 18/3, 3 1 18। बोल बी कितना है बेटा, मैंने तुक्के से इतना ही बोला था क्या या मैं ज़्यादा होशियार हूँ? सर आपने देखा था चीटिंग करता है तू। ओके, बी कितना है बेटा? अच्छा, अब बच्चों का जनरली सवाल होता है, सर इसको सेंटीमीटर लिखे क्या मीटर? अबे कुछ मत लिख बे, यूनिट लिख। क्या लिख? यूनिट लिख। ओके, जब यहाँ पे सवाल में अपने को दिया है तभी लिखने का, सवाल में दिया है, क्या दिया है तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे, और सवाल में कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे। सवाल में मीटर दिया है तो, आ रही बात समझ, और सवाल में कुछ नहीं दिया है तो भूलने का, तो बोर्ड में पक्का आधा मार्क आपका निकलने वाला है, ठीक है। निकल जाएगा, अगर आप लिखोगे नहीं यूनिट तो आधा मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं तो कैसा, कोऑर्डिनेट में नहीं, कोऑर्डिनेट में, ठीक, कोऑर्डिनेट में नहीं। और इस वाले केस में हम कोऑर्डिनेट लिखते ही नहीं है, सही बताओ तो। हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखते हैं। हर वर्ड प्रॉब्लम का, हर ऐसे एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि हमें इन्होंने पूछा ना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, हमने बोला अच्छा बताओ क्या, ले चल, हेंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर है, चल। तो जिस भाषा में वो पूछेंगे उसी भाषा में उनको जवाब देंगे। आई बात समझ? क्लियर है बेटा? बोले सर नो? अच्छा, यहाँ तक की बातें क्लियर? इधर किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी आगे भागे क्या? अब जब हमारे पास b की वैल्यू आ गई तो l की कैसे निकाले सिमरन? कोई बोलेगा नहीं, सब लोग सिमरन है क्या बाकी के? कितने लोग सिमरन है इधर? तो सिमरन खडी हो, शिस्त नाहीये तुला उभं राहायची, सांग काय करायचं? काय को ऐड करेंगे भाई?
मजा आ रहा है टू ऐड करने में? बी की वैल्यू आ गई। जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को, एक वेरिएबल का किसी का आंसर मिल जाता है तो दूसरे का कैसे निकालते थे, याद करो जरा। मग त्याचं काय करू मी? ते तर तुला समजलं, तू हुशार झाली, चांगली गोष्ट आहे, पण पद्धत आहे सॉल्व करायची, काय पद्धत आहे? त्या व्हॅल्यूला घेऊन काय करणार तेच विचारतोय, आहे ना एवढी हुशार तू? मग तेच तर सांगायचंय। आता आपल्याला बी मिळाला, अभी हमको क्या मिला बेटा? बी मिल गया, तो बी की जो वैल्यू उठा करके क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? किसी भी इक्वेशन में कर दो, हर जगह वैलिड है। बताओ कौन से में डाले? सिमरन तुम बता दो। सिमरन 2 बोली, चुप बैठ। सिमरन कौन सा बोली? 2 में डालेंगे, ठीक। बताओ इक्वेशन 2 बताओ। अब सिमरन ने इक्वेशन बोला तो वैल्यू भी कौन डालेगी? बताओ। नाही, ब्रॅकेट 6। ब्रॅकेट 6 चा अर्थ काय असतो? देख रहा था, ध्यान है क्या तेरा? बता अब क्या? आता काय? सोचो सोचो सोचो, काय लिहू? झालं का? आंसर संपलं? नहीं ना? बता आगे चल। 6 माइनस होणार। भाई तेरे को आता ही है? मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। बेसिक नहीं आता सर, इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं, 9 साल स्कूल गए लेकिन इतनी मैथमेटिक्स आती नहीं। बैठ नीचे चल। L माइनस 2 6 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 इधर जाकर के क्या हो गया? L इज इक्वल टू 2 प्लस 12। L कितना मिला? देख रहा था, तेरा ध्यान है कि नहीं? सेंटीमीटर दिया था ना उन्होंने अपने को यूनिट पेरीमीटर का, तो लेंथ का भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिट लिखेंगे, UNIT ऐसा यूनिट लिखेंगे, ठीक है। खाली तब भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यूनिट लिख के ही आना है। एनीवेज, इतनी बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक का लेक्चर अच्छे समझ में आया? अभी किसी को डाउट है? सिमरन तो अभी भी क्यों लिख रही है? डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब कलम आपकी पेन चलनी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? अगेन दोबारा, अगर तुमने मेरे पढ़ाते समय कुछ लिखा तो पूरा लेक्चर खड़े करके लिखवाने लगाऊंगा, ठीक है। देखते हैं कितना लिखती है फिर तू। आई बात समझ? चल, हाँ, लिखने के लिए आपको समय दिया जाता है ना, इनफ टाइम दिया जाता है, तब लिखो क्या लिखने का है, बढ़िया फिर, ठीक है। डन है क्या बच्चों? चल जल्दी, अभी लास्ट में जो स्टेटमेंट ऐड करना है उसमें कैसे लिखा जाता है देखो। जो चीजें अपने को पूछी है, क्या पूछा है अपने को? लेंथ और ब्रेथ। जो पूछा है उसी को समझा दो। अब भैया समझा देना है कि मेरा आंसर ये आ गया, तो बोलेंगे एंड में 10, क्या बोलेंगे? 10 द लेंथ एंड लाके ब्रेथ भी लिख दो साथ सीधा। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसी के बारे में पूछा था ना, इज 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो आंसर है अपने रिस्पेक्टिवली लगाया, क्यों? क्योंकि साथ में लिखा है। सो लेंथ एंड ब्रेथ 14 एंड 6, मतलब 14 हुआ तुम्हारा 14 लेंथ, एंड के बाद जो 6 है वो तुम्हारी ब्रेथ, ठीक है। और जो आंसर है हमेशा एक आदत लगा दो, उसको ऐसे हाईलाइट किया करो ताकि एग्जामिनर उतना देख के आगे भाग जाए और तुरंत आपका आंसर करेक्टर चेक करके निकल जाएगा, ज़्यादा एरर निकालेगा नहीं। हाँ, दबा के पढ़ाई दूंगा, होमवर्क दूंगा, उस दिन रोगे, फिर वो दिन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना देता हूँ उतना चुपचाप लेने का, घर पे जाने का, मजा करने का, जो सिखाया है बस उसको अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके आने का। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, निकलो।